बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर सेकेंड ईयर का सी लैंग्वेज फंडामेंटल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ मेजर्स और बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। आज इसके मज़ीद आगे और भी चीज़ें थी जो कि लास्ट क्लास में हमारी रह गई थी, वो डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, ये भी बेसिक ही हैं सी लैंग्वेज की। सब इस चैप्टर में सिर्फ हम बेसिक पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर के नेम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, सी लैंग्वेज फंडामेंटल चीज़ें होंगी इसकी, बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद जाकर हम कुछ और आगे मुश्किल चीज़ पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहली चीज़ आपको बता रहा हूँ, इंटर स्टेटमेंट, इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, इनपुट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का जिक्र मैं पहले क्लास में कर चुका हूँ। स्टेटमेंट क्या होती है? कोई भी चीज़, अगर मैंने आपको एग्जांपल दी थी C = A + B टर्मिनेटर, ये भी एक स्टेटमेंट है। तो कोई भी एक लाइन अगर किसी प्रोग्राम में लिखेंगे आप, उसको स्टेटमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको इससे अंदाज़ा हो गया कि ये स्टेटमेंट होती है। तो अब मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, इनपुट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट। क्लियर? इनपुट स्टेटमेंट के लिए एक कीवर्ड होता है स्कैनएफ। ठीक है, आप उसको कीवर्ड कहते हैं या आप उसको फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इनपुट के लिए सी लैंग्वेज में एक फंक्शन ऑलरेडी मौजूद है, उस फंक्शन का नाम है स्कैनएफ। ठीक है, जब फंक्शन को आप कॉल आउट करते हैं तो इस तरह से उसको लिखा जाता है। ठीक है, ये लाइब्रेरी में मौजूद है ये वर्ड। ठीक है, आपने इसको क्या किया है, डाला है, कॉल आउट किया है स्कैन एफ ब्रैकेट एंड टर्मिनेटर। ठीक है, ये आप इनपुट लेना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आप यूज़र हैं। ठीक है, आप प्रोग्राम बनाने वाले हैं, कोडिंग करने वाले आप हैं, तो आपने मशीन को बोलना है कि आप मुझसे इनपुट लें, आप मुझसे इनपुट लें, मशीन को आप बोलेंगे। ठीक है, तो मशीन आपसे इनपुट कब मांगेगी? जब आप ये कमांड डालेंगे। अदरवाइज़ इनपुट देने का दूसरा तरीका होता है हार्ड कोड कर दिया जाए। हार्ड कोड का मतलब क्या होता है? हार्ड कोड का मतलब आप एक वैल्यू डिफ़ाइन कर दें। जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी, डिस्कस किया था कि आप किसी वैल्यू को डिफ़ाइन कर दें, कि वेरिएबल को हमने डिफ़ाइन किया था, कांस्टेंट को डिफ़ाइन किया था। तो जब डिफ़ाइन कर देते हैं उसका मतलब होता है हार्ड कोड कर देना। ठीक है, अदरवाइज़ दूसरा तरीका होता है इनपुट आप ले रहे हैं यूज़र से, मतलब आप जब 3 के टेबल का आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, लेट्स सपोज आप एक 3 के टेबल का प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें आपने मेंशन कर दिया है कि 3 1 से लेकर 3 10 रिज़ल्ट में हो। लेकिन जब आप इनपुट ले रहे होते हैं स्कैनर से, तब आपकी मर्ज़ी, आप 3 का टेबल लें, आप 5 का टेबल लें, आप 8 का टेबल लें, आप किसी का भी टेबल लें। स्कैनएफ आपको ये फ़ायदा देता है कि आप किसी भी इनपुट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कहीं तक भी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया 3 1 से लेकर 3 10 तक हो रहा है, आप 300 तक कर लें, आप 3000 तक कर लें, आप 3500 तक कर लें। ठीक है, इट्स अप टू यू। बट मैं आपको एक फ़ायदे की बात बता रहा हूँ कि स्कैनएफ में आप इनपुट ले रहे होते हैं। ठीक है, मतलब डाल रहे होते हैं उसमें, और वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का फंक्शन है, इसकी फंक्शनलिटी मैंने आपको बता दी। ठीक है, स्कैनएफ को लिखने का तरीका क्या होता है, अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्कैन एफ, ये तो है फंक्शन का नाम। ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है? ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है? ब्रैकेट के अंदर कॉमास हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन 2 इन्वर्टेड कॉमास में क्या होगा? इन 2 इन्वर्टेड कॉमास में होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर अभी तक आपने नहीं पढ़ा, वो जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप समझ जाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्लियर? और कॉमा के उस तरफ क्या होगा? ठीक है, एक चीज़ तो हो गई फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा अभी, ये हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, तो इस पर अभी ये एफ एस क्या है, इस पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद कॉमा के बाद एड्रेस ऑपरेटर के साथ वेरिएबल, ठीक है, ये भी आपको नहीं पता। एड्रेस ऑपरेटर के साथ वेरिएबल, अब जाके ये वेरिएबल में स्टोर करेगा। खैर मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ लेंगे, हम एड्रेस ऑपरेटर को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इसके सीक्वेंस को डिस्कस कर लेंगे तो आपको ये आसानी लगेगी इसको पढ़ने में, ठीक है, ईजी हो जाएगा। अभी से मैंने आपको बताया है कि इसमें डालते क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है। तो स्कैनएफ हमारा ये था। इसके बाद मैं आता हूँ आउटपुट स्टेटमेंट पर। आउटपुट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जो हमें आउटपुट दे दे। हमें किसे आउटपुट दे दे? यूज़र को आउटपुट दे दे। ये इनपुट ले रहा था, यूज़र से इनपुट ले रहा था, और ये जो आउटपुट दे रहा है वो यूज़र को आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो बेटा जुमलों में फ़र्क है। इस तरह प्रिंट एफ जो है इसका सिंटैक्स है, प्रिंट एफ एक कीवर्ड है जो कि प्रिंट करके देता है, मतलब आउटपुट देता है हमें, ठीक है। प्रिंट एफ एक फंक्शन ऑलरेडी मौजूद है सी की लाइब्रेरी में, जो आप जब यहाँ कॉल करते हैं तो लाइब्रेरी से उठ के आता है और उसको पता है कि मैंने ये आपको शो करना है, ठीक है। प्रिंट एफ का सिंटैक्स और मज़ीद क्या होगा, ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है? तो ब्रैकेट में वो वेरिएबल लिखा जाता है जो वेरिएबल हमें चाहिए, या वो वर्ड लिखा जाता है, वो टेक्स्ट लिखा जाता है जो हमें चाहिए। लेट्स सपोज मुझे आउटपुट स्क्रीन पर, मुझे कंसोल स्क्रीन पर लिखा हुआ चाहिए व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये तो आउटपुट है ना, कंसोल स्क्रीन पर आउटपुट आ रहा है, ठीक है। आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट मेंशन करेगा, तो उस पर वो मुझे बोल रहा है कि आपने लिखना है, आउटपुट देना है मुझे। तो प्रिंट करवाएंगे, व्हाट इज़ योर नेम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट कैसे होगा देखें। सबसे पहले आप लिखा कमांड डालेंगे प्रिंट एफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, वो आपका प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। क्लियर? अब वो लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखेंगे भाई, व्हाट इज योर नेम। ये मैंने जो भी लिखा है कंप्यूटर को नहीं पता, प्रोग्राम को नहीं मालूम हम क्या लिख रहे हैं। प्रोग्राम नहीं जानता कि ये हमारी लैंग्वेज है और हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या पूछ रहे हैं, या हम जवाब दे रहे हैं, या हम ऑर्डर कर रहे हैं, उसे नहीं मालूम क्या है। उसे बस इतना पता है, उस प्रोग्रामिंग में इतनी चीज़ फिट हुई हुई है कि इन्वर्टेड कॉमास, प्रिंट एफ के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ भी लिखा जाएगा वो मैंने आउटपुट दे देना है। क्लियर? ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं है इनपुट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट में। मैं बढ़ूँगा आगे, ठीक है। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ूँगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। ये वही टॉपिक है जो मैं कुछ देर पहले आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहता था, ठीक है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर देखेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर में मैंने आपके सामने 3 कॉलम बनाए हैं, एक जिसमें डेटा टाइप लिखेंगे, ठीक है, एक उसकी डिस्क्रिप्शन और एक फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। अब सबसे पहले आपका सवाल है कि सर डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप ये है कि हमारा जो भी डेटा होगा, हमारा डेटा तो कुछ भी हो सकता है ना, हमारा डेटा कोई नंबर भी हो सकता है, हमारा डेटा हमारा नाम भी हो सकता है, हमारा डेटा हमारा एड्रेस भी हो सकता है, ठीक है, हमारा डेटा कुछ भी हो सकता है। हमारा डेटा की क्या टाइप है उसे डेटा टाइप कहेंगे। मतलब क्या मेरा डेटा नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर है तो वो नंबर की टाइप है। क्या मेरा डेटा मेरा नाम है, क्या वो डेटा मेरा नाम है तो वो मेरे नाम के टाइप में जाएगा, ठीक है। क्या वो डेटा मेरी हाइट है तो मेरे हाइट की एक नंबर है हाइट भी, ठीक है। तो ये उस तरह से उसकी टाइप्स डिफ़ाइन करता है, ठीक है। डेटा टाइप का मतलब डेटा की टाइप क्या है। तो सबसे पहले मैंने टाइप लिखी हुई है इंटीजर, इंट, INT, जो कि आपके सी में मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड ऐसे जो कि
कीवर्ड्स हैं जो कि रिजर्व वर्ड है, ठीक है, वो सीख ने रिजर्व किए हुए हैं, वो आप वेरिएबल की तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। अब ये वो वर्ड है INT, इंट जब भी प्रोग्राम में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंटीजर की बात हुई है, ठीक है। तो मैंने इंट की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है कि ये इंटीजर नंबर है, इंटीजर वैल्यू है। और इंटीजर क्या होता है? इंटीजर हर नंबर को कहते हैं, ठीक है, जो पॉइंट के बगैर है वो सब इंटीजर है, माइनस में हो या प्लस में हो वो इंटीजर कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है %d, ठीक है, ये आपको साइन समझ में आ रहा होगा, परसेंट के साइन है %d। जब भी %d आप डालेंगे तो प्रोग्राम को समझ जाएगा प्रोग्राम कि ये आपने इंटीजर डाला है, आप इंटीजर मांगना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल दूँ वापस से, मैं इनपुट स्टेटमेंट पे आ रहा हूँ, ठीक है, मैंने मिटाया नहीं है। fs फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? %d। अगर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %d डाल दूँ तो इनपुट मांगने वाले को पता चल जाएगा कि ये इंटीजर मांग रहा है। जैसे ही मैं %d डाल के प्रोग्राम आउटपुट पे जाऊँगा ना, और जब वो मुझे बोलेगा कि इनपुट डालें, मैंने %d लिखने के साथ मैंने अपना नेम लिखना चाहूँगा तो वो इनपुट नहीं लेगा मुझसे, ठीक है। अगर मैं %d डालने के साथ इनपुट डालूँ अपना नेम, तो वो याद रखें वो मुझसे मेरा नेम लेगा ही नहीं, इनपुट ही नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि इनपुट अब जो बंदा डालेगा वो नंबर ही डालेगा, तो नंबर ही आएगा इंटीजर में, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर रखें अपनी कि जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, सी को ये पता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, सी को ये नहीं पता कि आप किसका नंबर डाल रहे हैं, आप अपना नंबर डाल रहे हैं, आप अपने फादर का नंबर डाल रहे हैं, किसी का नहीं पता उसको बस ये पता है कि नंबर आने वाला है, कोई ना कोई नंबर आने वाला है। जब आप नेम पे आएंगे तो बोलेगा कोई ना कोई नाम आने वाला है, नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर कि उसको हम प्रोग्राम को बता देते हैं कि हमारा लिखने की टाइप क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ आपको पता चल गया फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इंटीजर के लिए यूज़ होता है, इंटीजर को INT से शो किया जाता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई मुझे वेरिएबल लेना है, एक नंबर लेना है, तो आप बोलेंगे सर बहुत इजी है, वेरिएबल लेना है तो आप बोलें x = 5 लिख लें, ये वेरिएबल हो गया। नहीं, x वेरिएबल के आगे मुझे x की डेटा टाइप मेंशन करनी होगी, ठीक है। और डेटा टाइप क्या होती है? इंटीजर, INT x = 5, ये होगा मेरा लिखने का तरीका, ठीक है। तो इस तरह से आपने चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। दूसरी डेटा टाइप पे चलेंगे, कैरेक्टर। इसको कुछ लोग पढ़ते हैं 4, ठीक है, CHAR 4 डेटा टाइप हम ये लिखते हैं। डेटा टाइप का मकसद क्या है? डिस्क्रिप्शन में देखें, मकसद मैंने लिखा हुआ है। 4 जो है वो एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, वो सिंगल कैरेक्टर देता है। अगर मैं ये 4 लिख दूँ इनपुट में तो वो मुझसे इनपुट मांगेगा एक कैरेक्टर, अब वो एक कैरेक्टर कोई भी हो, ठीक है। इसको लिखने का क्या फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट है %c। अब जब मैं इनपुट में यहाँ डालूँगा %c, मैं लिख के बताता हूँ ना आपको, fs हटाएं, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे %c, और मैंने उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब उसको पता है कि मैंने कैरेक्टर मांगा है, कंप्यूटर को ये बात पता है कि हमने उससे कहा है कैरेक्टर डालने के लिए। अब वो कोई ना कोई एक कैरेक्टर लेगा, जो भी आप सबसे पहले डालें कैरेक्टर लेगा, वो आपसे कोई आपका नाम नहीं ले सकेगा। लेट्स सपोज मैं डालना चाहता हूँ अली, ALI, पूरा 1-3 कैरेक्टर है उसमें, लेकिन वो 3 लेगा ही नहीं, वो लेगा सिर्फ A, क्योंकि चाहिए सो एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये बात होगी एग्जाम्पल की। 4 आपको समझ में आ गया। डेटा टाइप है फॉर्मेट स्पेसिफायर %c, यूज़ क्या है? सिंगल कैरेक्टर लेगा। आगे चलते हैं, फ्लोट।
फ्लोट डेटा टाइप है, ठीक है। जब आप वेरिएबल फ्लोट के लिए लेंगे तो फ्लोट पूरा लिखेंगे, FLOAT फ्लोट x इक्वल टू समथिंग। डिस्क्रिप्शन मैंने बताया आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेगा ये, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वो नंबर होता है जो कि पॉइंट्स में होता है, क्लियर। पॉइंट्स में वैल्यू होती है। फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका क्या होता है, %f, ठीक है। इसी तरह डबल क्या काम करता है, डबल भी पॉइंट में भी नंबर होता है और सिंपल इंटीजर भी होता है, लेकिन डबल क्या करता है, साइज़ बड़ा कर देता है बस। और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है इसका, %lf, ठीक है। डबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %lf, ठीक है। डबल का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो रहा तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि डबल क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट भी होता है, इंटीजर भी होता है, बस वो साइज़ बड़ा कर देता है। लेट्स सपोज इंटीजर की जो मुद्दत है वो है 65,000 तक, ठीक है। लेट्स सपोज इंटीजर की है मुद्दत 65,000 तक, प्लस 65,000 तक जाएगा ये। लेकिन अगर एक नंबर आ गया 1 मिलियन, वो 65,000 की बात कर रहा है और आप बोल रहे हैं 1 मिलियन तो बहुत बड़ा नंबर है सॉरी। तो जब भी ये 1 मिलियन आता है और इंटीजर वैल्यू नहीं ले सकता तब आता है डबल क्या करता है, 1 मिलियन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू के लिए आप डबल इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसी तरह फ्लोटिंग पर है, फ्लोटिंग में भी कुछ एक मुद्दत तक एक वैल्यू होती है और जैसे ही वो उससे ऊपर चला जाता है तो हम डबल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ है डबल का। इसके बाद आते हैं स्ट्रिंग पर। स्ट्रिंग क्या कह रहा है, स्ट्रिंग हमारे पास एक डेटा टाइप है और उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उसका पर्पस बताया हुआ है, रीज़न बताया हुआ है। एरे ऑफ कैरेक्टर्स, एरे ऑफ कैरेक्टर्स मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स ले सकते हैं। मैं जब %c लिख रहा था कैरेक्टर के लिए तो मैं सिर्फ a लिख पा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं स्ट्रिंग लिखूंगा, स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर मौजूद है %s, जैसे ही मैं यहाँ %s डालूंगा अब वो क्या करेगा, अब वो a नहीं लिखेगा, अब वो पूरा मेरा नाम लेगा ALILE। और इसके बाद मैं कुछ और भी लिखना चाहूँ, कोई नंबर, कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखना चाहूँ तो वो भी मेंशन करेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग का हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि हम पूरा एक बड़ी एक कैरेक्टर की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। हम एड्रेस लेना चाहें तो एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, नाम लेना चाहें पूरा किसी का तो नाम भी ले सकते हैं, ठीक है। एरे क्या होता है, एरे अभी आप नहीं पढ़ेंगे, एरे आगे मैं बताऊंगा आपको कि एरे का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो बस आपने ये सभी समझना है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स आप हमें इसमें लिख सकते हैं स्ट्रिंग में, क्लियर। तो यहाँ तक आपने सीख लिया इनपुट स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट और डेटा टाइप, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। इसके बाद मज़ीद आगे कुछ और टॉपिक्स हैं, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। अब देखें एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। एड्रेस ऑपरेटर में हमने स्कैनएफ में पढ़ा था, एड्रेस ऑपरेटर यूज़ होता है किससे, कैसे यूज़ होता है, क्या होता है वो देखें। एड्रेस ऑपरेटर में एड्रेस डाला जाता है, एड्रेस बताया जाता है कि इस एड्रेस में आपने जाना है, ठीक है। वो एड्रेस शो करते हैं हम एंड के साइन से, ठीक है। ये साइन शो करता है एड्रेस। इसके ऊपर, इसके बाद अगर मैं कोई वेरिएबल का नेम लिख दूँ ना तो ये बताएगा कि वेरिएबल नाम के वेरिएबल में इस एड्रेस पर आपने ये चीज़ डालनी है। लेट्स सपोज जब मैंने आपसे स्कैनएफ की बात की थी तो स्कैनएफ यहाँ मैंने लिए %d का मतलब क्या होता है, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर लेना है और इंटीजर कहाँ डालना है, एड्रेस ऑपरेटर नंबर में। ये नंबर क्या है, अब मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ कि नंबर है क्या। मैंने लिया था इंटीजर नम, एक वेरिएबल मैंने ऊपर लिया था इंटीजर नम, ठीक है। उस नंबर में मैंने वैल्यू डालनी है, स्कैनएफ %d एंड ऑपरेटर नम, इस वेरिएबल में, मतलब इस वेरिएबल में, ठीक है। मैंने वैल्यू डालनी है, क्या वैल्यू डालनी है, जो मैं यहाँ पर इनपुट दूंगा, ठीक है।
जब वो प्रोग्राम मुझे मांगेगा और इनपुट मांगेगा तो इनपुट जो भी मैं दूंगा वो इस नंबर में जाएगा, ठीक है। तो ये एड्रेस ऑपरेटर इस वजह से यूज़ होता है, ठीक है। इसका यूज़ ये है यहाँ पर। क्लियर हो गई बात। अब आपको स्कैनएफ की कमांड पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ सिर्फ यहाँ पर यही है। इसके बाद आते हैं कमेंट्स पर। कमेंट्स बेटा वो चीज़ होती है जो हम प्रोग्राम में नहीं डालना चाहते, ठीक है। शो तो करना चाहते हैं प्रोग्राम में, शो तो होगी ये चीज़, लेकिन वो उसका आउटपुट पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे? कमेंट्स एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। कमेंट सिर्फ इस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग इस वजह से यूज़ करते हैं, कुछ अपने लिए यूज़ करते हैं कि उनके लिए आसानी पैदा हो जाए, ठीक है। वो हर प्रोग्राम में स्टेप्स डालते हैं और स्टेप्स में उनकी हेडिंग डाल देते हैं। तो प्रोग्राम में हेडिंग तो किसी काम की है नहीं, ठीक है। प्रोग्राम में हम हेडिंग नहीं डालते वैसे तो, ठीक है, क्योंकि वो आउटपुट में हमें तंग करती है। इस वजह से उस हेडिंग को कमेंट्स में डाल दिया जाता है। तो कमेंट क्या करता है? कमेंट अगर किसी भी लाइन पे हम कमेंट लगा देते हैं तो वो प्रोग्राम में हमारी एग्जीक्यूट नहीं होती है, प्रोग्राम में शो नहीं होगी, हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन हमें ये बताती रहेगी कि हमने इस लाइन में क्या किया है, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? तो सिंगल लाइन कमेंट होता है अगर मैं लाइन से पहले 2 स्लैश डाल दूं और आगे कुछ भी लिखूं, वो कमेंट हो जाएगा, वो कमेंट हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल लाइन के लिए क्या है? मल्टीपल के लाइन के लिए स्लैश स्टेरिक और कुछ भी लिखा हुआ है अगर आपके पास, वो ख़त्म होने के बाद वापस स्टेरिक और स्लैश। ये है सिंटैक्स कमेंट का। अगर मल्टीपल लाइन आपने कमेंट करनी है तो स्लैश स्टेरिक, लाइन जहाँ एंड हो रही है वहाँ स्टेरिक और स्लैश, वहाँ वो कमेंट हो जाएगा, मतलब वो आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन शो हो रहा है कोड में, शो हो रहा है कोडिंग में, शो हो रहा है, आउटपुट स्क्रीन पे वो नहीं शो होगा, ठीक है। और सिंगल लाइन का शुरू में ही आप 2 स्लैश लगा दें और वो कमेंट हो जाएगा। लेट सपोज ये स्कैन एफ की कमांड है, ठीक है। मैंने स्कैन एफ की कमांड ली, अब जब वो आउटपुट स्क्रीन पे जाएगा तो वो आपसे मांगेगा इनपुट, ठीक है, मांगेगा इनपुट के डालें भाई स्कैन एफ आपने कमांड डाली तो इनपुट दें, इसको कोई वैल्यू दें इनपुट की, ठीक है। तो आप इनपुट डालेंगे वैल्यू और वो प्रोग्राम में यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम के आगे मैं 2 स्लैश लगा दूँ, ठीक है, यही एक प्रोग्राम चल रहा था, इस लाइन पर, इस लाइन को मैंने कमेंट कर दिया, अब क्या होगा? अब ये लाइन किसी काम की नहीं है, ये यूज़ नहीं होगी, प्रोग्राम के अंदर यूज़ नहीं होगी, वो मुझसे इनपुट नहीं मांगेगा, ठीक है। वो सिर्फ ये देखेगा और कहीं नीचे चला जाएगा, ठीक है। वो इस लाइन को इग्नोर कर देगा, नहीं देखेगा, आउटपुट में नहीं आएगा। लेकिन ये लिखा हुआ तो है ना, लिखा हुआ तो है, कोड में लिखा हुआ है, आउटपुट स्क्रीन पे इसका कोई काम नहीं होगा। कब तक काम नहीं होगा? जब तक मैंने 2 स्लाइस डाले हैं। अब मैं इसको हटा दूंगा तो ये वापस से उसी तरह यूज़ होगा जैसे हम यूज़ करना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर है। कमेंट्स भी बात क्लियर हो गई, कमेंट क्या होते हैं ये भी पता चल गया। अब आते हैं एस्केप सीक्वेंस पर। तो बच्चों एस्केप सीक्वेंस बहुत से तरह के हैं, मैंने आपके सामने 3 लिखे हुए, ठीक है। बैक स्लैश, एक तो होता है स्लैश ये वाला, ठीक है, सीधा स्लैश होता है, एक होता है बैक स्लैश, जो हम एस्केप सीक्वेंस में यूज़ करते हैं होते हैं बैक स्लैश। एस्केप सीक्वेंस होता है क्या? ये होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं। अब जैसे यहाँ पे बैक स्लैश एन है, बैक स्लैश एन प्रोग्राम में यूज़ कब होता है? जब हमें न्यू लाइन चाहिए होती है, ठीक है, जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आपको न्यू लाइन चाहिए होती है कि न्यू लाइन में अब मैंने वहाँ से स्टार्ट करना है, तो हम लिखते हैं बैक स्लैश एन, ठीक है। तो जब भी प्रोग्राम में हमने टैब डालनी होती है हम यूज़ करते हैं बैक स्लैश टी। जब हमें प्रोग्राम में कैरेज रिटर्न चाहिए होता है तो हम यूज़ करते हैं बैक स्लैश आर। कैरेज रिटर्न क्या होता है बच्चों? वो प्रोग्राम वापस न्यू लाइन पे ले आता है, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा है न्यू लाइन, तो न्यू लाइन हमारे पास क्या करता है? मूव द कर्सर एट द बिगनिंग ऑफ द न्यू लाइन, जो नई लाइन होगी आपकी उसके बिगनिंग में ले आएगा, ठीक है। और कैरी रिटर्न आपके पास क्या काम करता है? मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन, मतलब
जो आपकी लाइन होगी वो जहाँ ख़त्म होगी नए सिरे पे नई लाइन से, वो उसी लाइन के आगे से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जो न्यू लाइन होती है वो आपको वापस से लेके आता है कर्सर यहाँ पर, यहाँ से लिखना शुरू करता है। ठीक है, तो ये फ़र्क है। तो आपने ये याद रखना है कि एस्केप सीक्वेंस में \n, \t, \r और भी चीज़ें होती हैं। \b भी होता है, वो बैक स्पेस के लिए होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सामने, \b हो तो वो बैक स्पेस के लिए होता है। ठीक है, एक आपने बैक स्पेस करना हो, आपको कोटेशन डालनी हो तो वो एक कॉमा से एक इन्वर्टेड कॉमा भी होता है, 2 इन्वर्टेड कॉमास भी होते हैं। ठीक है, तो ये आप डाल सकते हैं। ठीक है, सिंगल कोट, डबल कोट और क्वेश्चन मार्क भी होता है, क्वेश्चन मार्क भी आप डाल सकते हैं। क्लियर? तो ये सारे \, के साथ जितने भी होते हैं ये सारे हमारे इसके सीक्वेंस कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब एक और आखिरी चीज़ आपसे डिस्कस करनी है। जो हमने डेटा टाइप पढ़ी है अभी तक, उनके साइज़, डेटा टाइप और मेमोरी के अंदर जो भी आपके कंसोल स्क्रीन होगी उसमें वो कितना साइज़ लेता है वो हमने देखना है। ठीक है, डेटा टाइप जो भी होगी उसका कितना साइज़ होगा। तो सबसे पहले तो डेटा टाइप इंटीजर, डेटा टाइप इंटीजर, डेटा टाइप कैरेक्टर, डेटा टाइप फ्लोट और डेटा टाइप डबल। ठीक है, ये 4 डेटा टाइप हैं। हमने क्या सीखना है? हमने ये सीखना है कि डेटा टाइप जो भी होगी, ये जो भी हम डालेंगे प्रोग्राम के अंदर, इनपुट हो या आउटपुट हो, वो कितना साइज़ कंज्यूम करेगी हमारे आउटपुट स्क्रीन का। ठीक है, हर स्क्रीन का एक एड्रेस गिवन है, मैंने आपको बताया एड्रेस का एड्रेस गिवन है, एड्रेस एक साइज़ गिवन है कि इतना साइज़ ये प्रोग्राम लेगा। इंटीजर की अगर मैं एक वैल्यू आपके सामने डालता हूँ, ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिया था इंटीजर नम। इंटीजर नम की एक वैल्यू जो साइज़ लेगी वो आपकी लेगी 2 बाइट। ये सी की बात कर रहा हूँ। अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट है उसमें अलग अलग साइज़ होते हैं। ठीक है, हर डेटा टाइप का अलग साइज़ होता है। ठीक है, यहाँ 2 है, अगर आप C# में बात करें तो वहाँ 1 होगी। ठीक है, कोई अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर का जो साइज़ है वो एक इंटीजर का 2 बाइट है, दूसरे इंटीजर का 2 बाइट है, तो कुल मिला के 4 बाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक इंटीजर के 2 बाइट, एक कैरेक्टर के 1 बाइट। एक कैरेक्टर आप यूज़ करेंगे तो उसकी 1 बाइट होगी, आप 10 कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो 10 बाइट हो जाएंगी। इसी तरह एक फ्लोटिंग की क्या साइज़ है? 4 बाइट, और डबल की क्या साइज़ है? 8 बाइट। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ भी अपने पास आप लिख लें, कहीं मेंशन कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। अगर MCQs में अक्सर पूछा जा सकता है और आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा है कि डेटा टाइप जो है इंटीजर का क्या क्या साइज़ है डेटा टाइप का, वो भी यहाँ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को हर बात, हर टॉपिक समझ में आ चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। बहुत मैंने डिटेल में आपको समझा दी है चीज़। ठीक है, यहाँ तक मैं अपनी क्लास को वाइंड अप करूँगा। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स के साथ आऊँगा। ठीक है, नई कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जब तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।